हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 9 अक्टूबर करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि सभी इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप UPPCS 2023 की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हो, या UPSC की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगा FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। RO सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की PDFs को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली MCQ प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से, सुप्रीम कोर्ट से न्यूज़ आ रही है कि इस टाइम पे जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रही है, BJP की गवर्नमेंट रही है, उस दौरान कौन कौन से चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फ्रॉम लोधा टू रमना द चीफ जस्टिस ऑफ द मोदी एरा, अगर हम बात करें तो कुछ इसमें से फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमारी समझ को भी कुछ वो बढ़ाएगा। तो समझते हैं। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भारतीय की सर्वोच्च न्यायालय है, वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यानी कि ये सवाल बहुत फेमस है, पूछा भी जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डाइल्यूटेड। तो अब इसकी सबसे ऊपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे प्रथम जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो ये है कि किसी भी हाल में सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक आधार हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए। अगर उनका हनन होता है तो पर्सन के पास आर्टिकल 32 के तहत सीधे पावर है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, जो कि अपना में एक बहुत बड़ी पावर है। सुपीरियर स्टेटस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना आप में स्टेटस कैसा है, सुपीरियर है। यानी कि कोई भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट इस बेसिस पे नल एंड वॉइड कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के या तो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है, या ये कह सकते हैं यानी कि मूल ढांचे को वॉयलेट कर रहा है, या ये कह सकता है कि ये तर्कसंगत नहीं है। फर्स्टली, थ्रू इट्स डिसीजन इन केशवनंदा भारती, कोर्ट एज्यूम्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो केशवनंदा भारती केस जब हुआ 1973 में, उसके तहत कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर आ जाती है ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर दूसरा कहते हैं कि थ्रू मल्टीपल डिसीजंस उसने ये एज्यूम कर लिया द पावर ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू इटसेल्फ एंड हाई कोर्ट। अलग अलग मल्टीपल डिसीजंस आए हैं। फर्स्ट जजिस केस आया, फिर सेकंड जजिस केस, थर्ड जजिस केस, 1998 तक आते आते ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही अपॉइंट करेगी मतलब है कि उसका नामांकन वही करेगी, अपॉइंट सरकार करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं अपॉइंट। और जो हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उनका अपॉइंटमेंट भी या उनका नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही करेंगे। यानी कि जुडिशरी ही जुडिशरी को अपॉइंट कर दी है भारत में, इस तरह से सिस्टम है। एंड थर्डली, इट एक्सपेंडेड द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग अपने जो भी उन्होंने फैसले दिए हैं इतने सालों में, आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है। और जो आर्टिकल 21 शुरू में सिर्फ इतना कहा जाता था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी जोड़ दी गई हैं। राइट टू मैरिज भी उसी के अंदर ऐड किया गया है, राइट टू फूड भी उसी में ही है, राइट टू लाइफ भी। यानी कि देखा जाए तो राइट टू मैरिज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इसी के अंदर निहित हैं, इसके अंदर ही कॉन्स्टिट्यूटेड हैं। एंड वाइड रेंजिंग प्रोटेक्शंस एंड ensuring the
राइट टू अप्रोच कोर्ट्स थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पिछले 75 सालों में अगर देखें तो ओवर 75 ईयर्स इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी हैड 49 चीफ जस्टिस। तो 49 चीफ जस्टिस हो चुके हैं। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ 1980s में उनका एक बहुत लंबा टेन्योर रहा, 7 साल का। और वाइल एट द अदर एक्सट्रीम जस्टिस के एन सिंह ऑक्यूपाइड द ऑफिस फॉर अ मेयर 17 डेज। तो एक चीफ जस्टिस रहे हैं वाई वी चंद्रचूड़, जिनके बेटे हैं डी वाई चंद्रचूड़, जो अब जो प्रेजेंट आपके सीजीआई हैं, उनके बाद यू ललित के बाद ये सीजीआई बनेंगे डी वाई चंद्रचूड़। इनके फादर भी वाई वी चंद्रचूड़ जो थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रह चुके हैं। From 1950 to 1971, the Chief Justice had complete authority over judicial appointments। तो 1950 से लेकर 1971 तक, जब तक ए एन रे थे, तब तक ऐसे ही रहा कि चीफ जस्टिस के पास पूरी की पूरी पावर होती थी कि जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स होने हैं उनको लेकर। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस वुड ऑलवेज बी फॉलोड। और चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशन होती थी वही हमेशा फॉलो भी की जाती थी। लेकिन उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ। जिस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया कि जो उनके फेवर में जज रहे उनको सीजीआई बना दिया गया, जबकि उनके जो सीनियर, उनसे ऊपर जो 3 सीनियर जजेस थे उनको सीजीआई नहीं बनाया, जिस कारण उन तीनों ने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर बिटवीन 1971 एंड 1993 स्ट्रॉन्ग सिंगल पार्टी गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करके रखा सेंटर को, जैसे कि उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। एंड द एग्जीक्यूटिव इंसिस्टेड ऑन अपॉइंटिंग कमिटेड जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने फिर ये इंसिस्ट किया उस टाइम की सरकार ने, जो कमिटेड जजेस है, कमिटेड किसके, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के फेवर में, यानी कि कांग्रेस पार्टी है या उस टाइम पे जो भी पार्टी रही, जिस भी पार्टी की, जिस भी दल की सरकार रही, उसके फेवर में रहा। इन अ क्लियर अटेम्प्ट एट कोर्ट पैकिंग, यानी कि वही है, सिंपल सी बात है कि कोर्ट जो है अब किसके फेवर में फैसला देगी, यानी कि जो उस टाइम पे सरकार होगी। या आप देखिए, जब जब ऐसा रहा है, कोई भी कैरिस्मेटिक लीडर, जब भी कैरिस्मेटिक लीडर फेम में आया है, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या जवाहरलाल नेहरू रहे हों। जवाहरलाल नेहरू अपने आप में एक कैरिस्मेटिक लीडर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा दखलंदाजी नहीं की कोर्ट के फंक्शनिंग में। इंदिरा गांधी सरकार ने काफ़ी की। और इसके बाद अब अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपने आप में करिश्मा रखते हैं अपना, तो उनके इन्फ्लुएंस में भी कोर्ट काफ़ी रहता है। नेक्स्ट आता है द शॉकर केम विद द डिसीजन इन द फर्स्ट जजेस केस इन 1981। तो ये 3 जजेस केस की मैंने आपको बात बताई थी, जिसके वजह से एक कोलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ भारत के अंदर, जिसके वजह से जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो पहला जजेस केस आया 1981 में, एसपी गुप्ता केस कहते हैं जिसको, वेयर इट वाज हेल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो 1981 में, जिस टाइम पे इंदिरा गांधी 1980 में वापस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, 1980 से लेकर 1984 तक वे प्रधानमंत्री रही। तो 1981 में ये जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सीजीआई का जो ओपिनियन है वो सरकार पर बाइंडिंग नहीं होगा। फिर सेकंड जजेस केस आता है 1993 में, जिस टाइम पे एम एन वेंकटचलिया जो थे वो जज थे, उन्होंने सीजीआई की पोस्ट ली थी। उन्होंने कहा द ट्रेंड रिवर्स्ड एंड द जुडिशरी प्रैक्टिकली रेसल्ड द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट बैक फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 1993 में जब एम एन वेंकटचलिया, जिन्होंने 2002 में एक कमीशन भी संभाला था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेकर, तो उनका कहना ये था कि उन्होंने वापस से जो अपॉइंटमेंट की पावर, जजेस को अपॉइंट करने की पावर जो एग्जीक्यूटिव के पास चली गई थी, एग्जीक्यूटिव से वापस ले ली थी। जुडिशल प्राइमेसी एंड द कोलेजियम्स क्रिएशन हैपेंड इन दिस पीरियड। इस टाइम पे फिर जुडिशरी की प्राइमेसी निकल के आई, क्योंकि इस टाइम पे आप समझ लीजिए कि 1993 1994 का जो पीरियड था वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड था, यानी कि भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि कोई भी दल की सरकार जो थी वहाँ पे इस टाइम पे स्थिर नहीं थी। बहुत मुश्किल से एक एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार अगर हम देखें या पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार देखें तो वो चल पाई थी। उसके बाद कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी जो चल पाई हो। ये बहुत मुश्किल से सभी सरकारों ने अपना काम किया। तो जब सेंटर में पावर वीक होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है एज़ कंपेरिजन टू जब सेंटर मजबूत होता है। तो जस्टिस एम एन वेंकटचलिया टुक ओवर एज द सीजीआई और जुडिशियल प्राइमेसी एंड द कोलेजियम क्रिएशन हैपेंड इन दिस पीरियड। उसी टाइम पे कोलेजियम की स्थापना होती है। एंड वाइल द कोलेजियम हैज सिंस एक्वायर्ड कंसिडरेबल नोटोरिटी फॉर बीइंग आर्बिट्रेरी एंड अनडेमोक्रेटिक, इट स्टिल ऑक्यूपाइज द फील्ड टुडे। अब देखिए, इनका कहना है कि कोलेजियम जो है उसने कैसे अपनी पोजीशन एक्वायर कर ली है, कंसिडरेबल नोटोरिटी फॉर बीइंग आर्बिट्रेरी,
कि यानी कि आर्बिट्रेरी हो गया है वो, यानी कि जो वो चाहता है कि वही करता है और अनडेमोक्रेटिक हो गया। हालांकि मैं ये बहुत ही विवादास्पद होगा ये बोलना कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है वो अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहा है। इमीडिएटली बिफोर द मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट केम टू पावर इन 2014 द CJI वाज जस्टिस पी सदाशिवम। तो उससे पहले जो जज थे CJI थे 2014 में वो पी सदाशिवम थे। और जैसे ही मोदी गवर्नमेंट में आने के बाद वो रिटायर हुए, उन्होंने तुरंत गवर्नरशिप की पोजीशन ले ली, वो गवर्नर भी बने बाद में। जो अपना में अगेन एक विवादास्पद चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनके अंदर ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कि जो CJI या जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते रिटायरमेंट होने के बाद। अगर वो रिटायरमेंट होने के बाद कोई पोस्ट नहीं ले सकते तो फिर यानी कि जॉब नहीं ले सकते तो फिर गवर्नर कैसे बन गए। तो फिर कोर्ट का कहना ये है, सरकार का कहना ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नर गवर्नर की जो पोस्ट है वो कोई जॉब नहीं है ना, वो एक जॉब नहीं है, वो एक पोस्ट है जो कि एक जॉब के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट आता है GS3 से, क्रिप्टो करेंसी से न्यूज़ आ रही है, इथीरियम के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि जो इथीरियम मर्ज हो रही है, सिग्निफिकेंस ऑफ इथीरियम्स मर्ज फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, की जो क्रिप्टो करेंसी है उनके फ्यूचर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो 15 सितंबर में इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है फुल्ली ट्रांजिशन टू अ न्यू वे ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। तो जिस तरह से बिटकॉइन है उसी तरह से एक इथीरियम भी क्रिप्टो करेंसी है और उसने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अब जिस तरह से उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी ट्रांजैक्शन का जो लेन देन है उसमें जो प्रोसेसिंग जो होती थी उसका तरीका बिल्कुल से इथीरियम ने बदल दिया है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर क्रिप्टो ट्रैकर्स एज द एथीरियम्स मर्ज इवेंट एज इट इज़ नोन कुड चेंज द नेचर ऑफ क्रिप्टो एंड Web3 इटसेल्फ। तो उनका कहना यह है कि जो क्रिप्टो ट्रैकर्स हैं, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज पे नज़र बनाए रखते हैं, तो उनका कहना यह है कि जो इथीरियम मर्ज इवेंट हुआ है, जिस नाम से इसको पुकारा जा रहा है, इसके वजह से जो क्रिप्टो के जो फील्ड में जो चेंजेस आने हैं वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंज आएंगे। डेवलपर्स से द ट्रांजिशन टू व्हाट इज़ कॉल्ड अ प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस। अब देखिए इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म। इसके वजह से क्या फ़ायदा होगा, इथीरियम का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 99.95% कम हो जाएगा। यानी अगर वो पहले 100 वाट एनर्जी यूज़ कर रहा है तो अब मात्र 0.05 वाट एनर्जी यूज़ करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो बिटकॉइन बनते हैं या क्रिप्टो करेंसी बनती है, ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बहुत हैवी कंप्यूटर्स, बहुत हैवी माइनिंग करते हैं कंप्यूटर्स, यानी कि एनर्जी यूज़ करते हैं और उसके थ्रू बिटकॉइंस को या क्रिप्टो करेंसी को बनाते हैं। तो जब क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करके बनती है तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि इथीरियम ने अपना प्रोसेसिंग का तरीका चेंज कर दिया है, जिसके वजह से उसकी जो एनर्जी की डिमांड है वो उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कम हो गई है। द स्विच हैपेंड आफ्टर मंथ्स ऑफ डिले एंड शिफ्टिंग टाइमलाइंस। तब इथीरियम देखते हैं, इथीरियम क्या है। इथीरियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म्स बाय डेवलपर्स टू बिल्ड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इवन क्रिप्टो टोकन्स। तो इथीरियम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको कई सारे जो डेवलपर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, किन किन के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए और क्रिप्टो टोकन्स के लिए भी। द प्लेटफॉर्म्स करेंसी ईथर इज़ ओनली सेकंड टू बिटकॉइन। जो प्लेटफॉर्म की करेंसी है ईथर, वो सेकंड टू बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मार्केट में देखें तो मार्केट में सबसे बड़ा जो शेयर है वो बिटकॉइन का है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है। उस क्रिप्टो करेंसी या टेक्नोलॉजी का नाम ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन के बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी होती है और क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स हैं, जैसे डिजी कॉइन हो गया या बिटकॉइन हो गया, या फिर यहाँ पे हम इथीरियम की बात कर रहे हैं। इथीरियम का ईथर जो है ये भी अपना में क्रिप्टो करेंसी का टाइप है। तो पूरी दुनिया में अगर हम सबसे बड़ा मार्केट देखें तो सबसे बड़ा मार्केट बिटकॉइन का है, और बिटकॉइन के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मार्केट आता है वो ईथर का या इथीरियम का आता है। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड ऑन ब्लॉकचेन्स यूजिंग कंसेंसस मैकेनिज्म्स। इथीरियम फॉर्मर मेथड प्रूफ ऑफ वर्क। अब देखिए इथीरियम का जो इससे पहले जो तरीका होता था वो प्रूफ ऑफ वर्क हुआ करता था। तो इससे पहले जो इथीरियम का तरीका हुआ करता था वो प्रूफ ऑफ वर्क हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले प्रूफ ऑफ वर्क हुआ करता था और अब जो कर लिया गया है, कौन सा कर लिया गया है, यहाँ पे लिखा था अब कर लिया गया प्रूफ ऑफ स्टेक। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है सवाल कि इथीरियम ने अब कर लिया है प्रूफ ऑफ स्टेक और पहले था प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब पहले जो तरीका था वो प्रूफ ऑफ वर्क था, जो बिटकॉइन भी यूज़ करता है,
नीड्स पावरफुल माइनिंग हार्डवेयर। देखिए अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल माइनिंग हार्डवेयर चाहिए दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट्स इनर्मस अमाउंट्स ऑफ हीट, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हीट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो निकालता है। दिस एनर्जी इज़ देन यूज्ड टू प्रोसेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैथमेटिकल पजल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, पजल्स होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है बहुत सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स के थ्रू, और उस एनर्जी को उस मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। द सोल्यूशन ऑफ विच वुड लेट न्यू ट्रांजैक्शंस। अब देखिए उस पजल का जो सोल्यूशन होगा उसके वजह से आप नए ट्रांजैक्शंस कर पाओगे, ब्लॉकचेन में ऐड कर पाओगे, और इसके वजह से क्रिप्टो मिल पाएगा माइनर्स को। मैंने कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके जो नीति निर्माता हैं या रेगुलेटर्स हैं, नियामक हैं, उनका कहना ये है कि ये उन्होंने इसका बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है, यानी कि इसका आलोचना की है इस चीज़ को लेकर कि बिटकॉइन माइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है लोकल कम्युनिटी को। कॉमन सेंटर्स, अब देखिए पूरी दुनिया में अगर हम देखें कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बिटकॉइन की माइनिंग है या इथीरियम की माइनिंग है या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है जो हुआ करती थी, तो कॉमन सेंटर्स जो हैं माइनिंग के वो कौन कौन से हैं? चाइना है। पहले चाइना भी हुआ करता था, अब तो चाइना ने पूरा बैन लगा दिया है, लेकिन पहले चाइना भी हुआ करता था। यूएस है, रशिया है, कज़ाकिस्तान है, यानी कि वो देश हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स एक तो कम हैं और जो ठंडे इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है जब कंप्यूटर चलते हैं इतने ज़्यादा टाइम, क्रिप्टो माइनिंग होती है, तो कोल्डर क्लाइमेट्स वाले टेम्परेचर वहाँ पे चाहिए। अब इथीरियम ने जब प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म लिया है वेयर ईथर ओनर्स विल स्टेक देयर ओन कॉइन्स। अब ईथर ओनर्स क्या कर रहे हैं? अपने खुद के कॉइन्स वहाँ पे स्टेक पे लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू सर्व एज अ कोलेट्रल, कि ये कोलेट्रल के रूप में लग जाएंगे एंड हेल्प प्रोसेस न्यू ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस इन रिटर्न फॉर रिवॉर्ड्स। अब देखिए जिस तरह से बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं उनका नाम सतोशी नाकामोटो कहा जाता है, लेकिन वो कंफर्म्ड नहीं है क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इथीरियम को जो फाउंड किया था वो विटालिक ब्यूटेरिन ने किया था, ये नाम कंफर्म्ड है। ब्लॉकचेन इज बैक्ड बाय अ पावरफुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इट्स एक्टिविटीज़, द इथीरियम फाउंडेशन। तो इस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इथीरियम फाउंडेशन। फॉर नाउ नो अदर टॉप कॉइन इज़ प्लानिंग एन इथीरियम स्टाइल मर्ज। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कॉइन जो है इथीरियम जैसे मर्ज कर रहा है वैसे मर्ज करेगा। आफ्टर बिटकॉइन डॉग कॉइन जो है इज़ द लार्जेस्ट प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे इथीरियम आया करता था, तब इथीरियम जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया है तो बिटकॉइन इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ वर्क है, और प्रूफ ऑफ वर्क के बाद दूसरे नंबर पे जो आ गया है वो डॉग कॉइन आ गया है। नेक्स्ट आता है पादप अनुवांशिक संसाधनों पर संधि, यानी कि ट्रीटी जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, इसको साइन किया गया था 31वें सेशन में यूनाइटेड नेशन के FAO के रोम इन नवंबर 2001। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। द ट्रीटी सीक्स टू अचीव, देखिए इस ट्रीटी से क्या हेल्प मिलती है? इस ट्रीटी से ये मिलता है कि हमें फूड सिक्योरिटी लानी है। किस तरह से ला पाएंगे हम फूड सिक्योरिटी? हमें कंजर्वेशन करना है, एक्सचेंज करना है और सस्टेनेबल यूज़ करना है दुनिया के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स यूज़ एज वेल एज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ फार्मर्स। इंडिया जो है वो मेंबर है इस ट्रीटी का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया इस ट्रीटी का मेंबर है। लंपी स्किन डिजीज़, हम देख ही सकते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं, कई सारे मवेशी जो है वो मारे जा चुके हैं। तो मुंबई पुलिस हैव ऑर्डर्ड द प्रोहिबिशन ऑफ कैटल ट्रांसपोर्टेशन इन द सिटी। तो मुंबई पुलिस ने कुछ टाइम पहले कैटल ट्रांसपोर्टेशन पे रोक भी लगाई थी कि कैटल को, यानी कि गाय को, आप गाय को या गाय की फैमिली का, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको आप ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। द ऑर्डर केम इनटू फोर्स ऑन September 14 और ये जो है 13 अक्टूबर तक रहा। डिजीज़ हैज़ किल्ड 127 कैटल इन महाराष्ट्र। ये मात्रा बहुत कम है, एक्चुअल अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, देखिए कंटेजियस है यानी कि बहुत जल्दी से फैलता है, और वायरल इन्फेक्शन है यानी कि वायरस के वजह से होता है, यानी कि लंपी स्किन जो डिजीज़ हो रही है वो वायरस की वजह से हो रही है। हैज़ स्प्रेड इन कैटल इन मोर देन 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लंपी स्किन डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, वायरस के वजह से हो रहा है, जो इफेक्ट करता है लिम्फ नोड्स को इन्फेक्टेड एनिमल के। फिर नोड्स हो जाते हैं यानी कि छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, मतलब फफूले से हो जाते हैं बॉडी पे जो बढ़ते जाते हैं, एंड अपीयर लाइक लम्प्स ऑन द स्किन।
क्यूटेनियस नोड्यूल्स जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर के होते हैं डायमीटर में, वो अपीयर होने लगते हैं, दिखने लगते हैं इन्फेक्टेड कैटल के सिर पर, गर्दन पर, लिम्स पे, अडर पे, यानी कि अडर मतलब जहाँ से दूध निकलता है, जेनिटेलिया से और पेरिनियम से। नोड्यूल्स में लेटर टर्न इनटू अल्सर, और धीरे धीरे स्कार्फ बन जाता है स्किन पे, अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो गाय हैं या वो मवेशी है, जानवर है, वो मर जाता है। द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ कैन लेड टू सीवियर इकोनॉमिक लॉसेज। दिक्कत सिंपल सी बात यह है कि जो किसान हैं या जिनके पास गाय भैंसों का काम था, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ये चीज़ रही है। एक तो उनके जो मवेशी हैं वो मारे गए हैं, और इस दौरान जो उनका दूध का नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। तो जो स्प्रेड है इस बीमारी से कैन लेड टू सीवियर इकोनॉमिक लॉसेज अकॉर्डिंग टू FAO एंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। डिजीज़ लेड्स टू रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन। इस डिज़ीज़ की वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है, एनिमल बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके माउथ में अल्सर हो जाता है, यानी कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं पाती है, तो इसकी वजह से उसकी जो भूख है वो भी ख़त्म होने लगती है। द इनकम लॉसेज कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर ग्रोथ। अब इनकम लॉसेज किसकी वजह से होगी? क्योंकि ग्रोथ पुअर हो रही है, रिड्यूस्ड ड्रॉट पावर कैपेसिटी एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अबॉर्शंस। और धीरे धीरे क्या होने लगता है, अगर कोई फीमेल जो काउ है, अगर वो मान के चलिए कि अगर वो प्रेग्नेंट थी तो वो भी अबॉर्ट हो जाती है। मूवमेंट एंड ट्रेड बैन्स आफ्टर इन्फेक्शन ऑल्सो पुट एन इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑन द होल वैल्यू चेन। अब देखिए, जो पूरी सप्लाई चेन थी, अब मान लेते हैं अगर आपने रोकथाम लगा दी है मूवमेंट पे और ट्रेड पे अगर बैन लगा दिया है, तो उसकी वजह से जो पूरी चेन थी वो पूरी की पूरी चेन रुक जाती है, यानी कि हर तरह पे, हर स्टेज पे जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सब के सब अफेक्ट होते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, जो किस चीज़ से बिलोंग करता है? जो बिलोंग करता है जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है वो कौन सा वायरस है, किस जीनस से बिलोंग करता है, और कैसे कैसे उससे सब रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। आप करंट अफेयर्स में अंत तक ज़रूर बना रखिए, सभी करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स कवर कीजिएगा, जिससे कि सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ। अ पार्ट ऑफ द पोक्स विरिडे फैमिली, स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स वायरसेज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है, चाहे स्मॉल पॉक्स का वायरस हो, मंकी पॉक्स का वायरस हो, या लंपी स्किन डिजीज़ का कैप्री पॉक्स वायरस हो, ये सब के सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। LSDV यानी कि लंपी स्किन डिजीज़ वायरस शेयर्स एंटीजेनिक सिमिलरिटीज़ विद द शीप पॉक्स वायरस एंड द गोट पॉक्स वायरस, यानी कि ये सब सेम से हैं। गोट पॉक्स वायरस हैं, फिर शीप पॉक्स वायरस है ना, और सबके अंदर सेम और इज सिमिलर इन द इम्यून रेस्पॉन्स टू दोज वायरसेस। और इन्हीं वायरसेस में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है, सब में लगभग सेम रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक जूनोटिक वायरस नहीं है। जूनोटिक वायरस वो वायरस होता है जो किसी दूसरे जानवर से किसी को लगता है। मान लेते हैं, जैसे जूनोटिक वायरस का मतलब हो गया, इस तरह से समझिए कि कैटल से ऐसा नहीं होगा कि ये वायरस इंसान को लग जाए, क्योंकि जूनोटिक वायरस हम उन्हीं को वायरस को कहते हैं जो किसी दूसरे जानवर की वजह से अगर इंसान को लगता है वायरस, उसको जूनोटिक वायरस कहा जाता है। मीनिंग द डिजीज़ कैन नॉट स्प्रेड टू ह्यूमन्स। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिजीज़ जो है इंसानों में नहीं फैलेगी। ये कंटेजियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा भयावह है, एक जानवर से दूसरे जानवर को आराम से लग सकती है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर वगैरह के काटने से होती है, और मॉस्किटोज़ के काटने से वजह से होती है, बाइटिंग फ्लाइज, टिक्स की वजह से होती है, जो होस्ट एनिमल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि काऊ या वाटर बफेलोज। अकॉर्डिंग टू FAO, इन्फेक्टेड एनिमल्स शेड द वायरस थ्रू ओरल एंड नेसल सीक्रेशंस। अब देखिए, जो वायरस है वो ओरल से या नेसल सीक्रेशंस की वजह से आगे निकल सकता है, जो साथ में वहाँ पे कोई कॉमन फीडिंग ग्राउंड है, वाटर ट्रफ से, मान लेते हैं आपने कोई पानी पीने के लिए जगह बना रखी है जहाँ पे सभी मवेशी पानी पी रहे हैं, या खाना बनाने के लिए बना रख रखा है उनका, जहाँ पे खाना खा रहे हैं सब लोग अपने, चर रहे हैं, तो वहाँ पर से बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है। द डिजीज़ कैन आइदर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, और विद द वेक्टर्स, जानवरों के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि कीट पतंगों के थ्रू भी हो सकता है, और थ्रू कंटामिनेटेड फॉडर एंड वाटर, जो कंटामिनेटेड यानी कि जो दूषित चारा है या पानी है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। स्टडीज़ हैव ऑल्सो शोन दैट इट कैन स्प्रेड थ्रू एनिमल सीमेन ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू भी ये फैल सकता है। दूसरे सिम्टम्स क्या हैं? एक तो बहुत तेज़ बुखार होगा उनको, दूध की जो ईल्ड है, दूध की जो उपज है, उसमें कमी आ जाएगी, डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, आँखों से पानी निकलेगा, नोज से निकलेगा, सलाइवा बहुत ज़्यादा आएगा,
भूख ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन में रहेंगे, जो स्किन है वो ख़राब होने लगेगी और वीकनेस आने लगेगी एनिमल्स की, इनफर्टिलिटी हो जाएगी और अबॉर्शन होने लगेंगे। यानी कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इजीली समझ सकते हैं कि जानवर को कोई, एनिमल को कोई दिक्कत है। इंक्यूबेशन पीरियड या वो समय जिस टाइम पे आपको इन्फेक्शन होगा, यानी कि किसी जानवर को इन्फेक्शन होगा और सिम्टम दिखेंगे, लगभग 28 दिन है और अकॉर्डिंग टू द FAO, और जबकि 4 से 14 दिन के अंदर अंदर भी आपको दिखने लगता है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अगर हम देखें तो डिसीज़ सबसे पहले जाम्बिया यानी कि अफ्रीका में ऑब्जर्व की गई थी 1929 में, और धीरे धीरे पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये फैल गया, एशिया में फैल गया है, यूरोप में फैल गया है, सेंट्रल एशिया में फैल गया है, साउथ एशिया और चाइना में फैल गया 2019 में। LSD डिजीज़ इज़ करेंटली एंडेमिक, अभी एंडेमिक है कहाँ पर, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया के पार्ट्स में जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया में, टर्की में, और जो स्प्रेड है साउथ एशिया में सबसे पहले बांग्लादेश में आया जुलाई 2019 में, और इस साल ये भारत में भी आया। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है एट अबाउट 210 मिलियन टन्स एनुअली। इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट हेड काउंट ऑफ कैटल, यानी कि हमारे यहाँ ही दुनिया में सबसे ज़्यादा कैटल और बफेलोज हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में है तो सबसे ज़्यादा खतरा भी है कि हमारे यहाँ की जितने भी मवेशी हैं हम उन्हें खो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। करंट आउटब्रेक स्टार्टेड इन गुजरात। अब देखिए जो इस साल का आउटब्रेक स्टार्ट हुआ गुजरात से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे राजस्थान में फैला, उसके बाद पंजाब में फैला, हिमाचल में, अंडमान में, उत्तराखंड में। इट देन स्प्रेड टू फिर JNK में फैला, उसके बाद फिर यूपी में, हरियाणा में। इन रिसेंट वीक्स इट वॉज रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र, MP, दिल्ली और झारखंड। ये धीरे धीरे भारत के कई राज्य ऐसे थे, कई राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जिसमें ये फैलता चला गया। वायरस की वजह से 16 लाख कैटल अभी तक अफेक्ट हो चुकी हैं। ऑफ द नियरली 75,000 कैटल जो हैं वो मारी जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा है। और मोर देन 50,000 डेथ्स मोस्टली काउज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम राजस्थान। 50,000 मौतें तो सिर्फ राजस्थान में ही हुई हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं तो सबसे पहले आता है कि ताइफून ननमदोल जो है वो जापान के अंदर आया है। ध्यान रखिए कि जापान के अंदर क्या आता है, ताइफून आता है। इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसने एक अवार्ड जीता है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, टोरंटो कनाडा में मिलेगा आपको। अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है विनय शुक्ला, उनकी एक फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है वाइल वी वॉच्ड। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा सकता है आपसे, वाइल वी वॉच्ड। इसको अवार्ड मिला है एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड एट द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टाइटल्ड नमस्कार, मैं रवीश कुमार, द टर्बुलेंट न्यूज रूम ड्रामा क्रॉनिकल्स द वर्किंग डेज ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रवीश कुमार एज ही नेविगेट्स अ स्पायरलिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ एंड डिसइंफॉर्मेशन। तो ये भी इसके ऊपर भी एक अवार्ड मिला गया है। रिक्सडैग क्या है, ये स्वीडिश लेजिस्लेचर है, जैसे भारत की पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, स्वीडन की पार्लियामेंट को हम रिक्सडैग कहते हैं। इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के, राजीव कुमार हैं। फियोना जो है वो अपने आप में एक टाइफून बन के आया है, हरिकेन बन के आया है, कहाँ पे, डोमिनिकन रिपब्लिक में। पहले ये पोर्टो रिको में आया था जो कि क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी वैसे हवाना है। आप बताएंगे कि प्यूर्टो रिको कहाँ पर है। हरिकेन फियोना स्मैश्ड इनटू प्यूर्टो रिको डंपिंग टोरेंशियल रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। नेवी चीफ के जो इस टाइम पे हेड हैं वो हैं एडमिरल आर हमी कुमार। और हरी कुमार के बाद हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो रॉजर फेडरर जो हैं बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं अभी, और उन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है। तो अब बात ये आती है कि उनके ऊपर कुछ सवाल बन सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कितने ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल फेडरर को मिले हैं, तो 20 मिले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। फेडरर एकमात्र खिलाड़ी ऐसे रहे हैं टेनिस की हिस्ट्री में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टू विन 2 डिफरेंट मेजर्स 5, यानी कि या मोर जो ईयर्स हैं हर साल में, अगर इन अ रो ईच देखें तो उन स्लैम्स का नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो है विंबलडन। कि उन्होंने विंबलडन जीता है 2003 से लेकर 2007 तक लगातार, और US ओपन भी जीता है 2004 से लेकर 2008 तक लगातार। यानी कि विंबलडन और US ओपन उन्होंने लगातार 5 साल तक लगातार जीता है। फेडरर के अलावा ऐसा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कोई खिलाड़ी नहीं रहा। आफ्टर विच फेमस एनकाउंटर डिड फेडरर रिमार्क, किस चीज़ के बाद फेडरर ने ये कहा था कि समटाइम्स इट वॉज वियर्ड, आई लुक ऑन द अदर साइड ऑफ द नेट, आई सॉ हिम, समटाइम्स आई वॉज लाइक इट जस्ट ट्रू काइंड ऑफ दैट दिस इज हैपनिंग नाउ दैट आई एम प्लेइंग अगेंस्ट हिम। यानी कि कुछ इस तरह समझो कि उन्होंने ये कहना चाहा कि जब मैं नेट के उस पार दूसरे व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ये सच में हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कब कहा था,
हिज अपसेट ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन पीट सैम्प्रास एट 2001 विंबलडन चैंपियनशिप। ये उन्होंने कब कहा कि 2001 में विंबलडन चैंपियनशिप में गत चैंपियन पीट सैम्प्रास से उनका परेशान होना। नेक्स्ट है फेडरर विद 103 टाइटल्स। फेडरर को 103 टाइटल्स मिल चुके हैं। इज वन ऑफ द 2 प्लेयर्स टू हैव अ सेंचुरी ऑफ क्राउन्स, यानी कि 100 से ज़्यादा टाइटल उनको मिल चुके हैं। इनसे ऊपर एक और पर्सन थे 109 टाइटल वाले, उनका नाम था जिमी कॉनर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और एक सवाल और आता है कि फेडरर हु हैज़ 2 ओलंपिक मेडल्स टू शो फॉर 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, एक गोल्ड है एक सिल्वर है। होम डिड ही पार्टनर फॉर द गोल्ड मेडल, जब उनको गोल्ड मेडल मिला तो उनकी पार्टनर कौन थी 2008 में, और हु बीट हिम इन द 2012 सिंगल फाइनल। तो एंडी मरे ने उनको हराया था और स्टैन वेवरिंका जो थे वो उनके पार्टनर थे। नेक्स्ट आता है कि अगेंस्ट हुम हैज़ फेडरर प्लेड द मोस्ट ग्रैंड स्लैम फाइनल्स बट हैज़ ओनली अ 33% सक्सेस रेट इन दैम। तो रोजर फेडरर ने किसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नंबर अमाउंट में ग्रैंड स्लैम खेले और मात्र 33% ही उनसे जीत पाए, तो राफेल नडाल। फिर 3 प्लेयर्स हैं हैव मैनेज्ड टू बीट फेडरर इन द 11 टाइम्स, है ना। तो व्हेन ही फिनिश्ड सेकंड बेस्ट, तो यानी कि फेडरर से 11 बार ज़्यादा वो सेकंड बेस्ट में रहे हैं। तो एक तो राफेल नडाल हैं, नोवाक जोकोविक हैं और जुआन मार्टिन डेल पोर्टो हैं। फिर नेक्स्ट आता है फेडरर्स लास्ट स्लैम अपीयरेंस वाज एट द चैंपियनशिप एट विंबलडन इन 2019। तो विंबलडन 2019 में फेडरर की लास्ट अपीयरेंस रही थी जब वो क्वार्टर फाइनल में बाहर निकल गए थे। हु बीट द स्विस मैस्ट्रो, तो ह्यूबर्ट हरकाज जो थे उन्होंने उनको हरा दिया था। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और किस टॉपिक पर आपको और वीडियो बनवानी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।